नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। और आज के जो टॉपिक में देखेंगे वनस्पति विज्ञान एवं कृषि विज्ञान से संबंधित टॉप के 40 क्वेश्चन को, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। आप अपने सिलेबस में देखना, उसमें एक पॉइंट दिया गया है वनस्पति विज्ञान का, और साथ ही साथ इसी के अंतर्गत एक पॉइंट आता है कृषि विज्ञान का। तो कुछ जो प्रश्न रहेगा वहाँ कृषि विज्ञान का रहेगा। तो फिर चलते वीडियो की तरफ। सर्वप्रथम ये रहेगा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा देना। और इस वीडियो का है, ठीक है, अभी तक तो खैर मैं पीडीएफ नहीं डाला था, तो इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों ने कमेंट करके बोला है, तो फिर आप फ्री में पीडीएफ पा सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या है, टेलीग्राम चैनल पर जाना पड़ेगा, वहाँ पर सर्च करना, या जो है लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर जाना और डाउनलोड कर सकते हो फ्री में, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था उस चीज़ को पहले देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। सही जवाब क्या जाएगा इनका, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, और इसे किससे लिया गया है, मुंडोकोपनिषद से लिया गया है। आज का पहला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। क्या बोला गया है, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण किस में होता है बताना है आपको, पेड़ों में होता है। तो आपको ये बताना है ये जो क्रिया चलता है, रासायनिक अभिक्रिया है, तो किस प्रकार की है। आंसर जाएगा प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण रहेगा, प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण। क्योंकि देखो वो तो जो क्रिया करता है वह प्रकाश के माध्यम से, यानी कि सूर्य के प्रकाश से होता है। रासायनिक अभिक्रिया यानी कि ये ऑक्सीकरण है। अब ये होता क्या है, इस चीज़ को हम समझते हैं डिटेल के साथ, ठीक है। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से पोषक तत्वों के संश्लेषित करने के लिए क्या करते हैं। एक तो इसमें तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक तो सूर्य प्रकाश है, एक है जल है, और साथ ही साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है इससे क्रिया करके होता है। लेकिन इसी से संबंधित एक चीज़ और है, इस चीज़ को समझना कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से भोजन बनाता है, विकिरण ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है, इसलिए इसका आंसर रहेगा डी नंबर सही रहेगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए अनुकूल तापक्रम है। देखो जब अनुकूल तापक्रम आता है तो फिर कैसा रहता है, जैसे कि अभी ठंड के दिनों हैं, तो आपके लिए सबसे अनुकूल तापमान कितना समय रहता है। जैसे कि मैं बोलूँगा सवेरे के समय, तो उस समय बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं, या दोपहर के 2 बजे, तो उस समय जो है ताप थोड़ा बढ़ जाता है, या हो सकता है गर्मी का एहसास हो। तो सबसे अच्छा चीज़ रहता है 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे का जो समय रहता है ना, जिसमें ठंड भी लगता है और जिसमें धूप भी रहता है, तो ये क्या हुआ, आपके लिए अनुकूल हुआ। तो उसी प्रकार से प्रकाश संश्लेषण करने के लिए जो पौधे के लिए अनुकूल तापक्रम की आवश्यकता होती है, वहाँ 25 अंश सेंटीग्रेड से 35 अंश सेंटीग्रेड तक होता है। आप देखना इससे ज़्यादा होता है, जैसे गर्मी के दिनों में तो पेड़ पौधे क्या हो जाते हैं, झुलस जाते हैं। अगले है, निम्न में से कौन सा पादप पोषक नहीं है। तो कौन सा पादप पोषक नहीं है, आंसर आ जाएगा आर्सेनिक नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि आर्सेनिक जो है रासायनिक तत्व है, और बाकी जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, फास्फेट, ये सभी क्या है, पादप पोषक तत्व है। चौथा प्रश्न है, पौधों की वृद्धि के लिए कितने वृहद पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब जैसे कि यहाँ पर बीज डाल दिए, तो ये पौधे का जो वृद्धि होता है, तो इसके लिए कौन कौन से यानी कि पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, लगभग कितनी की संख्या में पूछा गया है। सही जवाब क्या जाएगा इनका, दूसरा रहेगा, यानी कि बी नंबर का आंसर सही रहेगा। दोस्तों यहाँ पर जितना भी बता रहा हूँ ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम में। मैं तो इसीलिए कहता हूँ कि भाई जैसे कि पढ़ा रहा हूँ ना, आपको रोज़ 1 बार 2 बार इस चीज़ को देख लेना चाहिए, आपको नोट करने की ज़रूरत ना पड़े। और हाँ, इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि हालांकि ऐसा नहीं कि मेरा जो पढ़ाया हुआ है वह 100% यही आएगा, या कोई भी यूट्यूबर ऐसा नहीं बोल सकता कि उनका पढ़ाया 100% आएगा। लेकिन अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, सिलेबस के अकॉर्डिंग या सिलेबस के अनुसार आप तैयारी करते हो, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ढंग से प्रश्न फंसता है और प्रश्न आता ही है। खासकर जो करंट अफेयर का है या और जो साइंस से संबंधित क्वेश्चन आंसर है, तो इसमें से आता ही है। तो इसलिए निवेदन ये रहता है कि आप जब भी पढ़ो अच्छा से पढ़ो, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ में सीएम का चयन हो गया, आप सभी को पता है, श्री विष्णुदेव साय हैं। उस जब शपथ ग्रहण होगा 13 तारीख को, उसके जस्ट कुछ दिनों के बाद हो सकता है इनका अनाउंसमेंट कर दे कि इनका एग्ज़ाम डेट कब है। इसलिए आप जो है अच्छे सजग के साथ पढ़ें और अच्छा मेहनत करें। पांचवा प्रश्न क्या बोला गया है, दालों के अंकुरन से निम्न के मध्य कौन से परिमाण प्राप्त होते हैं। अब जैसे कि मैंने एक दिन बताया था आपको, दाल है। अब दाल में क्या पाए जाते हैं,
प्रोटीन वगैरह पाए जाते हैं, सब चीज़ पाया जाता है। दाल एक ऐसा चीज़ है या खाद्य पदार्थ है जिसमें सब चीज़ पाया जाता है सिवाय एक को छोड़कर, विटामिन। और वो विटामिन कौन सा है? सी रहेगा। बाकी विटामिन तो रहेगा दाल में, लेकिन विटामिन सी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि विटामिन सी जो है हमेशा खट्टे फलों में पाया जाता है। इसका आंसर आ जाएगा 1 और 2 सही रहेगा, यानी कि ए ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि इसमें थायमिन में वृद्धि होती है, रिबोफ्लाविन में वृद्धि होती है, लेकिन विटामिन सी में वृद्धि नहीं, क्योंकि विटामिन सी जो है खट्टे पदार्थों से पाया जाता है। छठा प्रश्न है, निम्न में से किससे कुनैन प्राप्त किया जाता है? तो जैसे कि सिनकोना की जड़ से प्राप्त करते हैं, कि सिनकोना के पत्ते से है, कि सिनकोना के फल से है, कि उनके छाल से हैं। अब इतना तो पता चल गया ना कि कुनैन जो है सिनकोना वृक्ष से प्राप्त किया जाता है और ये उनके छाल से प्राप्त किया जाता है। अच्छा, इसका उपयोग क्यों किया जाता है? इनका जो उपयोग है ज्वर रोगी यानी कि जिनको ज़्यादातर बुखार होते हैं, या मलेरिया रोधी है, या दर्दनाशक जो असहनीय दर्द होता है, सूजन रोधी गुण है, तो इन सभी के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। सातवां है, अफीम पौधे के किस भाग से मिलती है? तो अफीम जो रहता है पौधे के किस भाग से मिलती है? जैसे कि उसका पेड़ कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है, यहाँ पर कुछ रहता है और ये तो यहीं से प्राप्त होता है। तो क्या बोलोगे, पौधे के किस भाग से मिलती है? तो सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो आंसर आ जाएगा डोडो रहेगा। अभी डोडो मतलब ये तो खैर सामान्य शब्द है, इसका मतलब हम समझ लेते हैं। अफीम के पौधे, यहाँ पर लिखा है पेपेवर सोमनिफेरम, के दूध को सुखाकर बनाया गया पदार्थ है जिससे सेवन से मादकता आती है। अगला है, निम्न में से कौन सा पौधा का वृद्धि हार्मोन यानी कि प्लांट हार्मोन है? तो वृद्धि हार्मोन कौन सा है पौधे में? आंसर क्या जाएगा? साइटोकाइनिन इसका आंसर सही रहेगा, जो कि डी नंबर का रहेगा। अगला है, सुमिलित कीजिए। यहाँ पर आपको सुमिलित करना है, जैसे कि ऑक्सिन से है और एथिलीन है, आयोडीन है, लौंग है। तो जैसे कि हमको मिलाना है, जो आपको पहले से जानकारी होना उसी चीज़ को भरना चाहिए। जैसे कि मैंने एक दिन बताया था, लौंग कहाँ से प्राप्त होते हैं? कोई भी जो पौधे रहते हैं उनकी जो कली रहता है उनसे सूख कर बनते हैं। तो आंसर क्या जाएगा? लौंग जो है फूल की कली से प्राप्त होता है, ठीक है। और आयोडीन जो है शैवाल से प्राप्त होता है, ये भी सही बात है, तो यहाँ से आंसर सही आ जाएगा। और एक दिन आपको बताया था एथिलीन जो है एक पाउडर रहता है या जो भी रहता है गैस, जिससे फलों को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा बी नंबर का। अब बचा एक ही है, तो ऑक्सिन का जो है उपयोग, मतलब इनका जो है कार्य कोशिकाओं का दीर्घकरण करना होता है। इस आधार पर इसका आंसर जाएगा 4, 3, 2, 1 सही रहेगा, जो कि ए नंबर में है। अगला है, कौन सा पौधा इंडियन जिनसेंग के नाम से जाना जाता है? तो इंडियन जिनसेंग ये जो पौधा है कौन से पौधों को बोलते हैं? आंसर आ जाएगा अश्वगंधा। ये अश्वगंधा जो पौधा है वहाँ इंडियन जिनसेंग के नाम से जाना जाता है। और ये पौधे का मतलब यह इसके पाउडर बनाकर खाओ, चाहे इसके पाक खाओ, चाहे कुछ भी करके खाओ, ये होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए सबसे बेहतर आयुर्वेदिक दवाई है। अगला है, सुगर बेबी किस फसल की प्रजाति है? क्या बोला गया है? सुगर बेबी किस फसल की प्रजाति है? तो आंसर आ जाएगा तरबूज रहेगा, ठीक है। तरबूज जो कि सुगर बेबी के नाम से जाना जाता है इसे, और ये इन्हीं की प्रजाति के अंतर्गत आता है। अगला है, पौधे की वृद्धि नापने के लिए निम्न में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो एक दिन जैसे कि बताया था कि पौधे के वलय नापना है, तो उसके जैसे कि पौधे की उम्र को नापना है तो उसके वलय को देखा जाता है, लेकिन पौधे की अगर वृद्धि को नापना है तो इसके लिए होता है केस्कोग्राफ को देखा जाता है। इनके माध्यम से पौधे की वृद्धि को नापा जाता है, ठीक है। और इसका जो विकास है 1895 में जगदीश चंद्र बोस ने किया है। अगला है, सोयाबीन में पीला मोजेक बीमारी किसके द्वारा फैलता है? तो जो सोयाबीन का दाना रहता है उसमें पीला मोजेक नामक एक बीमारी पाई जाती है। ये किसके माध्यम से फैलता है? फफूंद के माध्यम से यहाँ फैलता है। अगला है, चाय पत्ती में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक है? तो चाय पत्ती, तो देखो यहाँ पर अगर आप गूगल में सर्च करके देखना तो दोनों का एक आता है, जैसे कि चाय पत्ती है और एक होता है कॉफ़ी तो बीज से प्राप्त होता है। इसका जो आंसर जाएगा कैफीन रहेगा, ठीक है। कैफीन जो है और किस किस चीज़ में पाया जाता है इस चीज़ को देखते हैं। एक तो कॉफ़ी में पाया जाता है, चाय में भी पाया जाता है, हालांकि कॉफ़ी में कुछ और अभी अलग से मात्रा रहते हैं, और जो कोला रहता है यानी कि जो कोका कोला उपयोग करते हैं, एनर्जी ड्रिंक उपयोग करते हैं, चॉकलेट है, च्युइंगम है इत्यादि जो अलग अलग चीज़ रहते हैं ना उसमें पाया जाता है कैफीन। अगला है, पान में प्रयुक्त कत्था तथा अटाचू निम्न में से किस पौधे यानी कि वृक्ष से उत्पादित होता है?
तो इसका आंसर क्या जाएगा, जैसे कि हम लोग छत्तीसगढ़ के जनजाति में पढ़ते तो खैरवाड़ जनजाति है ना, जो कत्था निकालने का कार्य करते हैं वही लोग करते हैं ना, तो यही इसका आंसर रहेगा खैर वृक्ष से। अगला है आलू में पाया जाने वाला वनस्पति विषाक्त तत्व कहलाता है। तो आलू में पाया जाने वाला वनस्पति विषाक्त, इसका जो आंसर जाएगा 16 नाइल रहेगा। आप इसके जैसे कि पौधे को देखना, जो आलू नीचे रहते हैं, पौधे जो ऊपर रहते हैं ना, वो पत्ती क्या है सिकुड़ने लगता है और भूरा भूरा से दिखते हैं, इसे ही कहा गया है। अगला है करनाट बंट एक रोग है। करनाल बंट एक रोग है। तो बताना है करनाल बंट एक रोग क्या है। आंसर जगह पौधे या पादपों का होता है, जैसे कि जीवों का है, मनुष्य का है, इसमें नहीं होता। करनाल बंट जो है पौधों या पादप में होता है और ये ज़्यादातर गेहूं में देखने को मिलता है। उनके दाने का जो है मतलब दाने में क्या हो जाता है, संक्रमित हो जाता है। अगला है मृदा जल का कौन सा रूप प्रायः पौधे को प्राप्त होता है। मृदा जल का कौन सा रूप प्रायः पौधे को प्राप्त होता है। आंसर आ जाएगा केसिक जल को कहा जाता है। ठीक है, केसिक जल आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर समझना, वह जल जो मृदा कणों के बीच उपस्थित छिद्रों, रंध्रों व नलिकाओं आदि से भरा रहता है। अगला है इनमें से कौन उड़, यहाँ पर लिखा है उड़ पौधा होता है, यहाँ पर उड़ रहेगा। ठीक है, ऊंट मत समझना, उड़ रहेगा। तो इनमें से कौन उड़ पौधा है। तो आंसर देगा बीटी कपास रहेगा। बीटी कपास इसका आंसर रहेगा, जो कि उड़ पौधा के रूप में से जाना जाता है। अगला है किस उर्वरक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। तो हम सभी को पता है इसका आंसर देगा यूरिया रहेगा। ठीक है, जो किसान है उन लोगों से देखना, वो लोगों के पास रहता है बोरी, जैसे कि ये यूरिया का बोरी है। ठीक है, इसमें लिखा रहता है 46% नाइट्रोजन रहता है, यही इसका आंसर रहेगा। अगला है खरपतवारों को नियंत्रण करने की सर्वोत्तम विधि है। तो रासायनिक है कि यांत्रिकी है कि भौतिक है कि बायोलॉजिकल है। तो इसमें जैसे कि रासायनिकों का प्रयोग किया जाता है खरपतवार को नष्ट करने के लिए, उसे ख़त्म करने के लिए, लेकिन उससे क्या होता है पौधे को भी फर्क पड़ता है। तो सबसे बेहतर अगर बात किया जाए तो फिर यांत्रिकी रहता है। कई ऐसे यंत्र बने हैं जिससे उसको हटाया जाता है, उसे साफ किया जाता है। आंसर आ जाएगा बी नंबर सही रहेगा। अगला है किस फसल की जल मांग सबसे अधिक होती है। तो किस फसल की जल मांग, यानी कि ऐसे फसल का बताना है जिसमें जल का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। तो आंसर जाएगा धान रहेगा। ठीक है, बाकी जैसे कपास, गन्ना, सोयाबीन है, इसमें जल की उतना आवश्यकता नहीं है, बस बीच बीच में पानी को ढील दो या पलो दो, वो ठीक रहता है, या हल्का फुहारा डाल दो, वो ठीक हो जाता है। लेकिन धान एक ऐसे फसल है जिसमें लगभग उसके जड़ से लगभग 2 इंच है 3 इंच पानी हमेशा भरे रहना चाहिए, तब जाके यहाँ अच्छा होता है। आंसर आ जाएगा ए नंबर का। अगला है चाय तथा कॉफ़ी में मुख्य सक्रिय तत्व होता है। तो चाय तथा कॉफ़ी में मुख्य सक्रिय तत्व कौन सा होता है। आंसर जाएगा कैफीन रहता है। मैंने जो बताया था वही है। अगर प्रश्न आता है तंबाकू में, तो तंबाकू की पत्ती में हमेशा पाए जाते हैं निकोटीन पाए जाते हैं। अगला है पौधों की वृद्धि के संबंध में निम्न में से कौन मैक्रो न्यूट्रिएंट है। तो क्या बोला गया है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट है, वहाँ कौन सा है। पोटेशियम, जिंक, बोरोन, क्लोरीन। आंसर जाएगा पोटेशियम रहेगा, जो कि पौधे की वृद्धि के संबंध में यहाँ है। अगला है वायुमंडल में मुक्त ऑक्सीजन आती है। तो वायुमंडल में जो मुक्त ऑक्सीजन है, जैसे कि अभी वायुमंडल है, ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन है, इसका मतलब है कि वहाँ किसके माध्यम से आता है। आंसर क्या जाएगा पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण करके। पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को लेता है और O2 हमको देता है, तो इससे क्या है वातावरण संतुलन रहता है। 26वां नंबर का प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन स्रोत है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन स्रोत कौन से हैं। आंसर जाएगा जल, क्योंकि जल में भी ऑक्सीजन पाया जाता है ना। जैसे कि जल के अंदर जितने भी जीव रहते हैं वो सभी क्या है ऑक्सीजन ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो जल में भी ऑक्सीजन रहता है। 27वां प्रश्न है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है बताना है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था नई दिल्ली में है। इनका आंसर जाएगा ए नंबर। अगला है भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हरित क्रांति के जो जन्मदाता है वहाँ MS स्वामीनाथन रहेगा। अगला है देखो, ये जो हरित क्रांति है वह ना पौधे यानी कि कोई भी फसल है उसके उत्पादन में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया, कि इनका उत्पादन सबसे ज़्यादा हमको प्राप्त करना है, इसलिए इनका प्रयोग किया गया था। अगला है
भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया गया। तो भारत में जो फसल के प्रकार है उसे निर्धारित किया गया किसके माध्यम से? वर्षा के परिमाण तथा तापक्रम द्वारा, वर्षा के परिणाम तथा तापक्रम द्वारा। जैसे कि भारत में कुछ ऐसे पौधे रहते हैं जो कि ठंड के दिनों में अच्छे रहते हैं, या कई ऐसे पौधे जो कि गर्मी पर आधारित रहते हैं, या कुछ ऐसे पौधे जिसका वर्षा में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है या कम वर्षा वाला जो फसल पाए जाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं इनका वर्षा के परिणाम तथा तापक्रम के द्वारा निर्भर करता है। अगला है, भारत में फूलों की अधिकतम किस्में पाई जाती है। तो भारत में फूलों की अधिकतम किस्में पाई जाती है, वहाँ कहाँ पाई जाती है? आंसर जाएगा उत्तराखंड रहेगा। ठीक है, उत्तराखंड को ऐसे भी कहा जाता है, फूलों की घाटी कहा जाते हैं, दोनों एक ही है आंसर। अगला है, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, वहाँ है थाईलैंड है। अगर प्रश्न आता है कि भारत में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक रबड़ का उत्पादक होता है तो कौन से राज्य में है? तो आंसर जाएगा केरल में रहेगा। ठीक है, केरल इसका आंसर सही रहेगा। अगला है, फूल गोभी का खाने योग्य भाग है। तो जैसे कि सभी लोग खाते हैं फूल गोभी, है ना, तो फूल गोभी का जो खाने योग्य भाग कौन सा है? जैसे कि हम फल खाते हैं कि पुष्पक्रम को खाते हैं कि वृक्ष को खाते हैं कि कलिका को खाते हैं? आंसर जाएगा पुष्पक्रम। जो फूल रहते हैं ना, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, फूल गोभी यानी कि पुष्पक्रम को ही खाते हैं। अगला है, नींबू में कैंकर रोग होता है। तो नींबू में कैंकर रोग यानी कि जो नींबू रहते हैं ना उसमें धब्बा धब्बा सा लगे रहते हैं, ये किस वजह से होते हैं? जीवाणुओं से होता है, जीवाणु से कैंकर रोग होता है जो कि नींबुओं में होता है। अगला है, निम्न में से कौन नगदी फसल है? तो सबसे पहले देखो, नगदी फसल मतलब होता क्या है कि आप इसे अपने खेतों से निकालो या जहाँ से पौधा रोपण के वहाँ से निकालो और तुरंत बेच दो, उसके बदले पैसा मिल जाता है। तो ये क्या होता है? नगदी फसल। तो आंसर क्या जाएगा? तंबाकू रहेगा। बाकी जैसे कि गेहूं है, मक्का है, धान, ये नगदी फसल के अंतर्गत नहीं आता है। अगला है, क्योंकि इनसे जो है और अलग अलग तत्व मतलब पदार्थ बनाए जा सकते हैं, जैसे कि मक्का है, गेहूं है, धान है, इससे। अगला है, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि यूरिया में जो नाइट्रोजन बताया था ना कि 46% होता है, तो इसका जो है नाइट्रोजन किस रूप में होता है? आंसर जाएगा एमाइड, एमाइड के रूप में यहाँ होता है। अगला है, हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न फसल का उत्पादन बढ़ा है? तो हरित क्रांति जब पहली बार लाया गया MS स्वामीनाथन के द्वारा, तो उन्होंने जो है धान की फसल के लिए लाया था, लेकिन इनका जो उत्पादन है वहाँ गेहूं ज़्यादा हुआ, क्योंकि देखो उस समय जो जब लाया गया था तब फिर हमारे देश में धान की फसल सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता था। तो कहने का मतलब ये है कि इस क्रांति के माध्यम से धान का जो उपार्जन है उसे बढ़ाने का था, लेकिन धान की अपेक्षा गेहूं में सबसे ज़्यादा इनका प्रभाव देखने को मिला है। अगला है, भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है। बताना है कि कपास के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन से हैं? आंसर सही आ जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो कि कपास के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। और जूट के रूप में अगर पूछता है जूट कहाँ होता है तो फिर पश्चिम बंगाल में होता है। अगला है, भारत में निम्न में से किस फसल का सबसे ज़्यादा क्षेत्र है? तो अभी जैसे गेहूं, मक्का, धान, ज्वार, तो इसमें से धान एक ऐसा फसल है जिनका उत्पादन पूरे भारत देश में अन्य फसल की अपेक्षा सबसे अधिक यही है। अगला है, संसार में सबसे अधिक तिल का उत्पादन करने वाला देश है। तिल मतलब जहाँ से जैसे कि जहाँ पर कृषि प्रधान देश हो वहीं पर तिल ज़्यादा होगा। ठीक है, तो वो भारत देश है, और भारत देश में जब तिल होता है तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर जो तिल का तेल है सबसे ज़्यादा उपयोग भी होता है। 240 नंबर का प्रश्न है, आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर में प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या बोला गया है कि प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है। तो प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है वह कौन है? जैसे कि वर्गीज कुरियन है कि MS रंधावा है या MS स्वामीनाथन है या नॉर्मन बोरलॉग है। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।